सभी का वेलकम करूंगा वीकली वोकेबलरी क्लास के अंदर। इस क्लास में पिछले पूरे वीक की वोकेबलरी को हम रिवाइज करेंगे। जो लोग डिलीजेंटली नोट्स बना रहे हैं मेरे साथ, 10 वर्ड्स हैं आज, 10 में से कम 8 वर्ड्स उनको याद होंगे। आपने अगर नोट्स नहीं बनाए हैं तो इट्स अ लास्ट अपॉर्चुनिटी, जा करके कमेंट सेक्शन के अंदर आप इन नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। फटाफट इन डिटेल बताऊंगा, इन डेप्थ बताऊंगा, साथ में डिक्शनरी को पढ़ने का तरीका भी आप मेरे साथ सीखेंगे, कैसे वर्ड्स को आपको वोकेबलरी को याद करना होता है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 13 आज की क्लास का, 12 पार्ट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। अगर आप वोकेबलरी को शुरू से देखना चाहते हैं तो आप लेक्चर बाय लेक्चर चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। मेमोराइज वोकेबलरी फॉर लाइफ टाइम नाम से प्लेलिस्ट पढ़िए, ठीक है ना। चलो, न्यूएंस अपना पहला वर्ड था, मैंने आपको बताया था न्यूएंस एक नाउन है जिसका काम होता है, जिसका मतलब होता है बारीकियाँ। वेरी स्मॉल डिटेल्स ऑफ समथिंग या फीचर्स ऑफ समथिंग इज न्यूएंस। न्यूएंस से ही आप न्यूएंस्ड नाम का एडजेक्टिव बना देते हो, इसकी थर्ड फॉर्म को, पास्ट पार्टिसिपल को, जिसका मतलब होता है बारीकी भरी कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ जिसमें बहुत स्मॉल डिटेल्स हो, बड़ी बारीकी हो, उसको कहते हैं न्यूएंस्ड, है ना। सिनोनिम क्या होंगे न्यूएंस्ड के? डिस्टिंक्ट या यूनिक, बिल्कुल अलग कोई चीज़ होती है वो होती है न्यूएंस्ड या डिस्टिंक्ट या यूनिक। अगर आप इस वर्ड को रिलेट करना चाहते हो, इन दोनों पिक्चर से बहुत अच्छे से रिलेट कर पाओगे। ये दोनों पिक्चर्स के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ के न्यूएंसेस को देखने की, किसी चीज़ की बारीकियों को देखने की, है ना। चलो अब मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। You can learn playing guitar very quickly, but learning the nuances of playing guitar takes years of practice. तुम गिटार बजाना बड़ी जल्दी सीख सकते हो, लेकिन जो सीखने का काम है ना उसकी बारीकियों को, लर्निंग द नुएंसेस, किसकी? गिटार को प्ले करने की, वो काम लेता है ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस, बहुत सालों की मेहनत और प्रैक्टिस का काम होता है वो सीखना। अ लिंग्विस्ट इज़ द पर्सन हु डिग्स इनटू द नुएंसेस ऑफ अ लैंग्वेज। लिंग्विस्ट वो इंसान है जो कि डिग इनटू करता है, अंदर घुस करके तहकीकात करता है, किसकी? बारीकियों की, एक भाषा की। समझ गए ना न्यूएंसेस का मतलब क्या है? हर न्यूएंस्ड परफॉर्मेंस ब्रॉट द हाउस डाउन। उसकी बारीकी भरी परफॉर्मेंस थी, डिस्टिंक्ट परफॉर्मेंस थी, यूनिक परफॉर्मेंस थी, उसने पूरे हाउस को ब्रिंग डाउन कर दिया। ये एक इडियम है, मैंने 3 दिन पहले खबरी पे करवाई थी, ज़्यादातर लोग आप में से जानते होंगे। इसके मतलब को मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते अपने आप को टेस्ट करें, है ना। ब्रिंग द हाउस डाउन का मतलब क्या होता है? इडियम है एक। न्यूएंस वर्ड के साथ एक बोनस टिप ये है कि न्यूएंस जैसा एक दूसरा वर्ड दिखता है न्यूसेंस, आपको ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस लगेगी, उसके बाद आपको पता लगेगा ये दोनों वर्ड अलग है। मुझे भी लगे थे। कोशिश करें अभी जान लेने कि न्यूएंस और न्यूसेंस का कोई कनेक्शन नहीं आपस में। न्यूसेंस का मतलब होता है जो आप किसी को कष्ट देते हो ना, अनकंफर्टेबल करते हो, शोर मजा करके, कोई गलत काम करके, उस गलत काम को कहते हैं न्यूसेंस। जैसे द डॉग नेक्स्ट डोर आर रियल न्यूसेंस। जो डोर है ना, नेक्स्ट डोर मतलब नज़दीक में घर के, वो वास्तव में बहुत बड़ी न्यूसेंस हैं, बहुत ही ख़राब कुत्ते हैं, बहुत भौंकते हैं, बहुत ही जो है माहौल को ख़राब कर रखा है उन्होंने। समझ गए ना। न्यूएंस बारीकी, न्यूएंस मतलब किसी चीज़ के लिए जो भद्दापन होता है ना किसी चीज़ का, उसको कहते हैं न्यूसेंस। चलें आगे। अगला अपना वर्ड है, देखिए ज़्यादातर वर्ड्स आपको आने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन क्लास की तरह रखें इसको, है ना। एपरेटस, मैंने बताया था एपरेटस एक ऐसा वर्ड है जिसके 2 काम है। आपको अगर इसका सेंस पता लग गया ना तो दोनों मीनिंग आपको इसके समझ में आ जाएंगे। एपरेटस का मतलब होता है मशीनरी, अगर आप ऐसे याद रखें तो सबसे अच्छा है। मशीनरी कैसी हो सकती है? रियल मशीनरी भी हो सकती है। यहाँ पे प्लायर्स पड़े हैं, यहाँ पे जो अलग अलग तरह की सॉस पड़ी हैं, है ना, ये चाबियाँ पड़ी हैं, ये सब कुछ सब मशीनरी है ना, टूल्स हैं। तो एपरेटस जो है रियल मशीनरी भी हो सकती है, टूल्स भी हो सकते हैं, और एपरेटस किसी सिस्टम को भी बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर को भी बोल सकते हैं। जैसे हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है, जैसे हमारी गवर्नमेंट का गवर्नेंस एपरेटस है, मतलब सरकारी मशीनरी है ना, उसको भी आप जो है गवर्नमेंट एपरेटस बोल सकते हो। समझ गए। मशीनरी चाहे जिसको आप हाथ लगा सको वो भी एपरेटस है, और वो मशीनरी कोई तंत्र, कोई सिस्टम जिसको आप जो मशीनरी बोल सकते हो, उसको भी आप एपरेटस वर्ड जो है यूज़ कर सकते हो। उसके लिए डिटेल में 4 सेंटेंस बना के दिखाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा दोनों मीनिंग। दिस apparatus स्कैन्स पेशेंट्स ब्रेन्स फॉर ट्यूमर्स। ये वो apparatus है, वो डिवाइस है जो स्कैन करता है पेशेंट के ब्रेन्स को ट्यूमर्स के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है किसी उपकरण की, किसी डिवाइस की, किसी मशीन की। समझ गए ना, ये तो पहला वाला मीनिंग। चलो और देखो, द स्टेट apparatus हैज़ बिकम करप्ट। स्टेट का मशीनरी जो है, स्टेट की जो apparatus है, स्टेट का जो सिस्टम है वो करप्ट बन गया। अब यहाँ पे मशीन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है स्टेट गवर्नमेंट की। समझ गए ना, गवर्नमेंट मशीनरी जो है ना स्टेट की, वो करप्ट हो गई है। तो मशीनरी है, चाहे किसी भी तरह यूज़ करो, फिगरेटिव
वे में या लिटरल वे के अंदर आप जैसे यूज़ करना चाहो। और देखो सेंटेंस, द एस्ट्रोनॉट्स हैव स्पेशल ब्रीदिंग apparatus। एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, स्पेशल ब्रीथ करने वाले एपरेटस उनके पास होते हैं, सांस लेने के लिए उनके पास उपकरण होते हैं, ठीक है ना। अब देखो, द गवर्नमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस इज वर्किंग वेरी हार्ड टू कंटेन द स्प्रेड ऑफ द डिजीज। सरकार का एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस है ना, प्रशासनिक जो तंत्र है, एडमिनिस्ट्रेटिव एपरेटस, वो वर्क हार्ड कर रहा है कंटेन करने के लिए इस डिजीज़ को। द हेल्थ केयर एपरेटस ऑफ द होल वर्ल्ड इज अंडर सीवियर स्ट्रेस ड्यू टू डिसीज। पूरी दुनिया का जो हेल्थ केयर एपरेटस है, जो आरोग्य का या हेल्थ को क्या बोलते हैं अपने हिंदी के अंदर, है ना, चिकित्सा का जो एपरेटस है, सिस्टम है ना, पूरी दुनिया का बहुत प्रेशर के अंडर गए हैं जो है इस डिजीज़ के कारण। देखो एक वर्ड है, दोनों तरीके से यूज़ होगा, दोनों यूज़ को आपको सीखना है। पहला यूज़ तो आपको डिक्शनरी सिखा देगी, दूसरा आपको आएगा रीडिंग से। रीडिंग आपको करोगे ना, तब आपको जो है ना ये सारे सेंटेंस आपको याद होने चाहिए, जैसे सर ने बताए थे। देखो यहाँ पे भी एपरेटस को यूज़ किया हुआ है। रीडिंग को मत भूलना, ये सिर्फ और सिर्फ आपको गाइड करने वाली क्लास है। रीडिंग इज़ पैरामाउंट। चलो, आज का अपना तीसरा वर्ड है, एक्चुअल में फ्रेज है ये, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इस पर, मैंने सोचा इसको भी ले लें अपने, ब्लू कॉलर वर्कर्स। एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। आपने डेनिम्स पहने होंगे, जिसको जीन्स बोलते हो ना आप, डेनिम्स। डेनिम्स कौन से कलर के होते हैं? जनरली ब्लू कलर के। ये कहाँ से आए थे? ये आए थे अमेरिका से। कौन पहनता था इनको? गरीब लोग। क्यों पहनते थे? क्योंकि इनके ऊपर अगर ऑयल ग्रीस गिर जाए तो धोना बड़ा इजी होता है। उस समय लोगों को लगता था ऐसा, चाहे होता है नहीं होता, मैंने तो कपड़े धोए नहीं। इनको ऐसा कहा जाता है कि इसके ऊपर जो है कोई भी गंदगी पड़ जाए तो फटाफट इसको धोया जा सकता है। दूसरा, ये फटते नहीं है, अगर एसिड गिर जाए इसके ऊपर या कोई भी चीज़ हो ना, जल्दी से कटेंगे नहीं, और ये बात सच भी है। तो वहाँ के वर्कर्स ने सबसे पहले ब्लू जीन्स को, ब्लू जैकेट्स को पहनना शुरू किया। क्यों? क्योंकि वर्कर्स जो थे, मैनुअल वर्कर्स, उनके कपड़े बड़ी जल्दी ख़राब होते थे। वहाँ से इनका नाम पड़ गया ब्लू कॉलर वर्कर्स। आज भले ही जीन्स 15-15 हज़ार की आती हैं, 10-10 हज़ार की जीन्स आती है मार्केट में, पर कभी ये जीन्स ऐसी होती थी जिनको अमेरिका के अंदर गरीब लोग, मजदूर पहना करते थे। वहाँ से इस फ्रेज़ को निकाला इन्होंने, ब्लू कॉलर वर्कर्स। ऐसे वर्कर्स जो मैनुअल काम करते हैं, इसमें सिर्फ मजदूर इन्वॉल्व नहीं है, हर वो आदमी इन्वॉल्व है जिसके काम के अंदर थोड़ी मेहनत है, फिजिकल, और बहुत कम इंटेलेक्ट चाहिए। समझ गए ना? जैसे कोई आदमी है, बहुत बड़ा सेल्स मैनेजर है, वो सारा दिन घूमता है इधर उधर, तो वो ब्लू कॉलर वर्कर नहीं है, चाहे उसमें फिजिकल लेबर कितना भी करता हो, पर वो इंटेलेक्चुअल पर्सन है, वो है ना, समझ लो ना, उसका काम थोड़ा सा स्किलफुल काम है। तो ब्लू कॉलर वर्कर मतलब मेहनती लोग जो ऐसा काम करते हैं, मेहनत वाला। अब इसका बिल्कुल उल्टा, ये देखो, ये तो है ब्लू कॉलर वर्कर्स, इनकी कॉलर ब्लू नहीं है, मेरे को पिक्चर्स नहीं मिली ऐसी, पर इसका बिल्कुल उल्टा देखना है ना, तो ये होते हैं वाइट कॉलर वर्कर्स। अब ये कौन होते हैं? जो साफ सुथरे कपड़े पहन करके कुर्सी पे एसी चला के बैठते हैं, जो अपने सीएज हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, समझ गए ना, ऐसे जो टेक्नोलॉजी के जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, बाबू हैं, बड़े ऑफिसर्स, सब के सब ब्लू कॉलर वर्कर्स का एंटोनिम है वाइट कॉलर वर्कर्स। अब मैं यूज़ करके दिखा दूँ फटाफट। ही वॉज अ ब्लू कॉलर वर्कर एंड वर्कड वेरी हार्ड। वो एक ब्लू कॉलर वर्कर था, मैनुअल वर्कर था, और बहुत हार्ड काम किया करता था, बहुत मेहनत करता था। हिज पॉलिटिकल सपोर्ट कम्स मेनली फ्रॉम ब्लू कॉलर वर्कर्स। उसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट आता है ना, सियासी सपोर्ट जो आता है, मुख्यतः मेनली वो कहाँ से आता है? मजदूरों से आता है, ब्लू कॉलर वर्कर से आता है। एक चीज़ को ध्यान रखें, सिर्फ मजदूर इसमें काउंट ना करें, हर वो आदमी ब्लू कॉलर वर्कर है जो मजदूरी ना भी करता हो पर दिमागी काम ना करता हो, समझ गए, हाथ पाँव चलाता हो। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। अपना वर्ड है अगला, आर्बिट्रेरी। बहुत अच्छा वर्ड है, इसमें कन्फ्यूजन ज़्यादा है, इसलिए इस वर्ड को मैंने स्पेशली उठाया। पहले देख ले आर्बिट्रेरी का मतलब क्या होता है। ये देख रहे हो आप, गले में जो है डॉलर का साइन और हाथ में एक ऐसी तराजू जिसको जो है अपने हिसाब से तोल देगा। आर्बिट्रेरी वो इंसान है, आर्बिट्रेरी हर वो चीज़ है जो कि मनमानी होती है। इंसान नहीं, चीज़, समझ गए ना, एडजेक्टिव है, इसके बाद में एक नाउन चाहिए। मनमानी चीज़ को, मनमानी डिसीजन को आर्बिट्रेरी डिसीजन कहेंगे, समझ गए। जिसके अंदर आपको जो अच्छा लगा आपने वो कह दिया, भाई ये वाला ठीक है, ये आपका डिसीजन हो जाएगा, आर्बिट्रेरी डिसीजन हो जाएगा। आर्बिट्रेरी एक एडजेक्टिव हमेशा नेगेटिवली यूज होता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है? मन माना। इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे मन माने के? डिस्क्रिशनरी, ऑटोक्रेटिक एंड टायरेनिकल। तीनों का मतलब यही है, आपने अपनी इच्छा से कोई डिसीजन को, किसी भी चीज़ को ले लिया, एक टायरेनी की तरह है ना, जिसमें टायरेंट होता है जो तानाशाह, या एक ऑटोक्रेट की तरह जिसमें ऑटोक्रेट होता है, समझ गए ना। तो अब इस आर्बिट्री से निकलने वाली कन्फ्यूजन को समझते हैं। आपने एडजेक्टिव तो समझ लिया, नेगेटिव वे में यूज़ होता है। अगर मैं आर्बिट्री से आर्बिट्रेशन बना दूं, इसका मतलब क्या होगा? मतलब वही है इसका, ऐसा कोई काम जो सेटलमेंट करे डिस्प्यूट का। देखो, डिस्प्यूट को सेटलमेंट करने के लिए पंचायत बैठती है, और पंचायत को आप जो ऐसे ही बोलते हैं ना, पंचायती करते हैं पंचायत वाले, अपना ही मनमाना डिसीजन लास्ट में देते हैं, सब चीज़ों को देख लेने के बावजूद, समझ गए। तो आर्बिट्रेशन का मतलब क्या होता है? पंचायती करना, पर पॉजिटिव वे में।
आप किसी डिस्प्यूट को सेटलमेंट तभी कर पाओगे जब लास्ट में आप अपना डिसीजन दोगे। वो डिसीजन आर्बिट्री हो सकता है, पर वो काम जो आर्बिट्रेशन का है ना वो गलत नहीं हो सकता, समझ गए। आर्बिट्रेशन का काम होता है कोर्ट्स का, जो डिस्प्यूट को सेटलमेंट करती हैं, लास्ट में एक फाइनल डिसीजन कंक्लूजन देती हैं और लोगों को झगड़ा करने से रोकती हैं। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये नेगेटिव वर्ड है। आपको नेगेटिव और पॉजिटिव के अंदर एग्जाम के अंदर जनरली फंसाया जाता है। अब देखो यूज़ करते हैं। आर्बिट्री अरेस्ट एंड डिटेंशंस विदाउट ट्रायल आर कॉमन नाउ। मनमानी हिरासत में लेने का काम, अरेस्ट का करने का काम और पकड़ लेने का काम आजकल बिना ट्रायल के बड़ा कॉमन हो गया है, समझ गए ना। किसी को भी अरेस्ट कर सकती है पुलिस, किसी को भी डिटेन कर सकती है। अ गुड जज डज नॉट मेक आर्बिट्री डिसीजंस। एक अच्छा जज कभी भी आर्बिट्रेरी डिसीजंस नहीं लेता, मन माने डिसीजंस को नहीं लिया करता। अब देखो इस वर्ड को देखेंगे, आर्बिट्रेशन को। द वेज एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट इज अंडर आर्बिट्रेशन। वेजेस के ऊपर जो डिसएग्रीमेंट है वो कहाँ है? आर्बिट्रेशन के अंडर है, डिस्प्यूट सेटलमेंट के अंदर है। मतलब एक कोर्ट के पास ये मामला गया हुआ है, कोर्ट इसके ऊपर फैसला देगी। आर्बिट्रेशन का यही मतलब है फैसले की सुनवाई, किसी काम के डिसीजन की जो है, किसी केस की सुनवाई। आर्बिट्रेरी का मतलब है मनमाना। कन्फ्यूजन को दूर रखें। नेगेटिव वर्ड जब आपसे पूछा हो मनमाने ढंग का, और आर्बिट्री और आर्बिट्रेशन में से आपसे कुछ पूछा हो तो आपको आर्बिट्रेरी को यूज़ करना नेगेटिवली। बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ। अपना अगला वर्ड है ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स। ये मैंने इसलिए रखा है जो लोग इकॉनमी से बहुत ज़्यादा परेशान है ना, इकॉनमिक एडिटोरियल से, जिन्होंने पढ़ी नहीं है। क्या होता है ग्रीनफील्ड? पहले इस वर्ड को देखो। ग्रीन हरा, फील्ड मतलब खेत। ऐसी इन्वेस्टमेंट जो हरे खेत में हो। अच्छा, हरे खेत में कैसे इन्वेस्टमेंट होगी? जब आप एक नया पौधा लगाते हो, जब किसी देश में जाकर के या किसी भी जगह जाकर के आप एक नई बिल्डिंग बनाते हो, नया प्लांट लगाते हो, नई मशीनरी लगाते हो, है ना, सब काम नए सिरे से करते हो, उस जगह को और उस खेत को आप हरा भरा कर देते हो। जैसे नया पौधा लगा के आप खेत को हरा भरा करने का काम करते हो ना, वैसे ही ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट ऐसी इन्वेस्टमेंट होती है जो नए सिरे से कहीं जाकर के की जाती है, उस जगह को आबाद करती है। ये है एक पॉजिटिव चीज़, समझ गए। कोई कंपनी यहाँ आएगी, अपना प्लांट लगाएगी, 50,000 लोगों को नौकरी देगी, रोज़गार देगी, समझ गए। यहाँ पे प्रोडक्शन करेगी, यहाँ के लोगों को माल बेचेगी। ऐसे काम को कहते हैं ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, समझ गए। इसका बिल्कुल उल्टा क्या है? ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। आपका खेत किसी का ऐसा पड़ा था भूरा भूरा, समझ गए, सड़ा हुआ, सारी फसलें जो है बिना पानी के सूख गई हैं, आपने जाकर के पानी डालना शुरू कर दिया। किसी दूसरे के खेत में पानी डाल करके खेत को हरा भरा करना। ऐसा कोई प्लांट जो आपके यहाँ बंद पड़ा था या आपके यहाँ लॉस मेकिंग था, उसको बाहर से किसी फर्म ने आकर के ऑपरेट करना शुरू कर दिया, उसको कहते हैं ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। इसको जनरली नेगेटिव वे में देखा जाता है, क्योंकि आप लोग नहीं कर पाए, वो काम बाहर से आकर के लोग कर रहे हैं। आप जिस काम को करना शुरू किया था आपके एरिया में, आखिरकार कोई और वो काम जो है ना आकर के कर रहा है बाहर से आके। इसको नेगेटिव वे में यूज़ करते हैं, समझे। आगे बढ़ें। द गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड लुक फॉर ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट्स। पूरी दुनिया की सरकारें ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट को लुक फॉर करती हैं, ढूंढने की कोशिश करती हैं। Greenfield investments not only enrich the economy but also produce jobs, thus bringing the unemployment rate down. Greenfield investment ना केवल इकॉनमी को एनरिच करती हैं, पैसे वाला बनाती हैं, साथ ही साथ जॉब्स को प्रोड्यूस करती हैं, पूरे के पूरे अनएम्प्लॉयमेंट रेट को ब्रिंग डाउन करके नीचे ला करके। अगला अपना वर्ड है आज का क्वांट्री। देखिए क्वांट्री का मतलब क्या होता है, ये आप पिक्चर देखेंगे समझ जाएंगे। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन जिसके अंदर आपको निकलने का सस्ता समझ में नहीं आ रहा, उसको कहते हैं क्वांट्री। क्वांट्री से मिलता जुलता आपने वर्ड देखा था मेरे साथ, स्ट्रेट, जिसको जल डमरू मध्य या डिफ़िकल्ट सिचुएशन बोलते हैं। 2 पार्ट्स हमने पहले किया था, वो है इसका सिनोनिम। क्वांट्री को जनरली आप ऐसी सिचुएशन के लिए लगाएं जहाँ पे आपके पास 2-3 चॉइसेस हों, पर आपको समझ ना आ रहा हो मैं क्या करूँ, और आपको कुछ करना भी है ना, ऐसा नहीं है मज़े की चॉइसेस हैं, आपको कोई मजबूरी भी है जिसका आपको हल निकालना है और आपको समझ नहीं आ रहा किस तरीके से हल निकालूं। क्वांट्री का मतलब एक्चुअल में वो होता है। तो सबसे क्लोज इसका सिनोनिम है ना, वो है डिलेमा, जिसको हिंदी में बोलते हैं धर्म संकट, डिलेमा। चलो अब मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। बाकी दोनों सिनोनिम्स आपने मेरे साथ देख लिए हैं। कह रहा आई वॉज इन ए क्वांट्री वेदर टू गो और नॉट। मैं एक दुविधा में था, धर्म संकट में था, क्वांट्री में था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था, जाऊँ या ना जाऊँ। The lockdown has put many people into a state of quandary due to joblessness. लॉकडाउन ने बहुत सारे लोगों को दुविधा में डाल दिया है क्योंकि नौकरियां चली गई हैं, क्वांट्री में आ गया, समझ नहीं आ रहा क्या करें। माइग्रेंट वर्कर हैं, यहीं रुक जाएं या अपने गांव चले जाएं, तो क्वांट्री की स्टेट के अंदर बहुत सारे लोग आ गए हैं। मेरे ख्याल से आप जो है ये डिक्शनरी को पढ़ने का तरीका है, हर वर्ड को इस तरीके से पढ़ो आप, उस पर ना सिचुएशन क्रिएट करो, सेंटेंस बनाओ, उसका कोई और फॉर्म है, उसका कोई एडजेक्टिव फॉर्म है, उसका कोई वर्ब फॉर्म है, उसको भी लिखो। अगर आपने इस तरीके से किया 6-8 महीने के अंदर 5-6 हज़ार वर्ड्स आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद आपका रास्ता है साफ इंग्लिश का। हर टॉपर यही करता है, आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा आप इसी तरीके से करें।
अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं अपने। ट्रिकल डाउन। समझने के लिए इस पिक्चर को देखेंगे हम। मान लो ये सबके सब ग्लास खाली हैं, सारे ग्लासेस खाली हैं, सिर्फ ऊपर वाले में पानी डाल दूं मैं। जैसे ही ये ग्लास के अंदर पानी या जो भी चीज़ डाल रहा हूँ, वाइन डाल रहा हूँ मान लो, तो ये फुल हो गई ना, तो नीचे वालों में टपकने लगेगी। ये वाले फुल होंगे तो नीचे वाले टपकने लगेंगे। इसी टपकने को काम कहते हैं ट्रिकल डाउन। ऊपर से नीचे जब कोई चीज़ ट्रिकल डाउन करती है ना, उसको कहते हैं टपकना या ट्रिकल डाउन करना। समझ गए? वो अब एक इसको रिसना भी बोल सकते हैं, या आगे से आगे पास ऑन भी होना जो है बोल सकते हैं। जैसे मैं आप घर पे बोलूँ ये कुछ प्रसाद है, सबको जाके घर पे खिला देना, तो एक अगर आप तरीके से देखो ना, तो मैंने आपको ट्रिकल डाउन करने को बोला है। थोड़ा आप खाना, फिर थोड़ा अपनी मम्मा को देना, फिर अपने पापा को देना, वो अपने दूसरे भाइयों को देंगे आपके, ट्रिकल डाउन करोगे आप उस चीज़ को। चलो सिनोनिम क्या होंगे इसके? ऊज, ड्रिबल एंड ट्रिप। देखो ट्रिकल डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, ये तीनों के तीनों इसके फ्रेजेस सिनोनिम है, पर ये सिर्फ और सिर्फ टपकने से रिलेटेड है, रिसने से। इसका जो ट्रिकल डाउन का रियल मीनिंग है ना, जो मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को पास ऑन करना आगे, वैसा कोई सिनोनिम हमारे पास है नहीं सिवाय पास ऑन वर्ब के ना। तो ये सिर्फ और सिर्फ रिसने से रिलेटेड तीनों के तीनों इसके सिनोनिम्स है। वेल्थ इज फेलिंग टू ट्रिकल डाउन थ्रू सोसाइटी। वेल्थ जो है, पैसा जो है, वो नाकामयाब रह रहा है सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर ट्रिकल डाउन होने में। अमीर तो अमीर हो रहे हैं, अमीरों के पास और पैसा आ रहा है, पर वो पैसा आगे रिस्क करके गरीबों के पास नहीं जा रहा। वेल्थ इस तरह से फेल हो रही है, नाकामयाब हो रही है सोसाइटी में आगे रिस्क करके जाने में। टीयर्स वर ट्रिकलिंग डाउन हर चीक्स। टीयर्स जो हैं ट्रिकल डाउन कर रहे थे, जो है टपक रहे थे, रिस रहे थे उसके चीक्स में से, उसके जो गालों के ऊपर से। तो दोनों तरीके से आप इस वर्ड को, इस फ्रेज को यूज़ करें। चलो अगला 8वां आज का, प्रिवेल। ये दो आप देखोगे पिक्चर्स, आपको समझ में आ जाएगा। प्रिवेल का मतलब होता है लास्ट के अंदर विजय पाना, जीत लेना किसी चीज़ को। अब ये सिर्फ उस रेस की बात नहीं है ना, रेस वेस के लिए जनरली इसको यूज़ नहीं करते हम, किसी कंपटीशन के लिए नहीं। जब आप बड़ी कशमकश में होते हो ना किसी चीज़ के साथ में, और लास्ट में जिस चीज़ की जीत होती है, उसके लिए आप प्रिवेल वर्ड को यूज़ करेंगे। इसका एक एडजेक्टिव फॉर्म होता है प्रेवलेंट, जिसको ज़्यादातर लोग जानते हैं। प्रेवलेंट का मतलब होता है हावी, डोमिनेट करने वाला, या सक्सेसफुल, विजेता। समझ गए ना? तो प्रिवेल से ही प्रेवलेंट बना है। अब मैं आपको यूज़ करूँगा तब आप इस वर्ड को समझोगे। इसमें गलती भी करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा अभी। देखो, द कंपनी ट्राई टू डिसीव एवरीवन बट इन द एंड जस्टिस प्रिवेल्ड। कंपनी ने सबको धोखा देने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में जस्टिस की, न्याय की विजय हुई, जस्टिस प्रिवेल्ड। अच्छा कब? व्हेन द आर्बिट्रेशन कोर्ट ऑर्डर इट टू पे पेनल्टीज। जब कोर्ट ने इसको ऑर्डर कर दिया कि ये पेनल्टियाँ पे करे, तो पहले सबको धोखा दे रही होगी, बाद में कोर्ट में लोग गए तो कोर्ट ने पेनल्टी लगा दी, तो जस्टिस प्रिवेल हुआ। अब देखो यहाँ पे प्रिवेल वर्ड को कैसे यूज़ किया है। जब तक कंपनी धोखा दे रही थी तब तक जस्टिस प्रिवेल नहीं हो रहा था, तब तक सबके साथ इनजस्टिस हो रहा था। तो इनजस्टिस और जस्टिस के बीच की कशमकश के अंदर लास्ट में जस्टिस प्रिवेल हुआ। बस इसको इसी तरह से यूज़ करना होता है। इसमें गलतियाँ ऐसी होती हैं, आप कई बार लोग यूँ लिख देते हैं द वर्डिक्ट प्रिवेल्ड, या ऐसा यहाँ देखो ना, इस जस्टिस को यहाँ से उठा के प्रिवेल्ड के बाद में लिख देता हूँ, द वर्डिक्ट प्रिवेल्ड जस्टिस। ऐसा नहीं होगा कभी भी। आप किसी चीज़ को प्रिवेल नहीं करवा सकते। कोई चीज़ खुद प्रिवेल हो सकती है, कोई चीज़ खुद हावी हो सकती है, खुद जीत सकती है, लेकिन किसी चीज़ को आप प्रिवेल नहीं करवा सकते। तो जस्टिस प्रिवेल हो सकता है खुद, पर किसी चीज़ को आप प्रिवेल नहीं करवा सकते। आई प्रिवेल्ड हिम, है ना, मैंने उसको जिता दिया, ऐसा काम मत करना, इस तरह से नहीं यूज होता। मिस इन्फॉर्मेशन एंड रूमर्स वर अफ्लोट बट इन द एंड गवर्नमेंट स्टेप्ड इन एंड ट्रूथ प्रिवेल्ड। मिस इन्फॉर्मेशन और अफवाहें फैल रही थी, अफ्लोट थी, लेकिन लास्ट में सरकार ने कदम जो है अंदर लिया, स्टेप इन किया, कदम उठाए, और सच की जीत हुई, ट्रूथ प्रिवेल्ड। तो पहले सच हार रहा था, लास्ट में सच जीत गया जब सरकार ने सबको बताया। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना है। डायबिटीज़ इज़ मोर प्रेवलेंट इन वीमेन देन मैन। डायबिटीज़ ज़्यादा प्रेवलेंट है, ज़्यादा हावी होती हैं औरतों में, जो है मर्दों के मुकाबले, इंसानों के, आदमियों के मुकाबले। तो इस तरीके से प्रिवेल और प्रेवलेंट दोनों वर्ड आपको समझ में आने चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। सेकंड लास्ट वर्ड है ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज। इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, आज मैंने खास करके इनको उठाया है, जिन लोगों को कन्फ्यूजन उनके लिए। देखिए, ब्रिक होती है ईंट और मोटर होती है सीमेंट। समझ गए? ब्रिक एंड मोटर। अब ऐसी ब्रिक एंड मोटर कंपनी ऐसी कंपनी हो गई जो या तो सीमेंट और इस जो है ना बेचती है इसको, किसको? ईंटों को। अब जो है हार्डवेयर स्टोर्स होते हैं ना, जनरली वो ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स होते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा सब काम मिलता है कंस्ट्रक्शन का। पर इसका मतलब सिर्फ वही हार्डवेयर स्टोर्स नहीं है। अब इसका मतलब ये भी ले लो आप, हर वो स्टोर, हर वो बिजनेस जो कि ऑनलाइन बिजनेस नहीं कर सकता। आपको अगर ब्रिक एंड मोटर्स खरीदनी है ना, तो ऑनलाइन आप खरीद नहीं पाओगे, उसकी डिलीवरी लेने आपको जाना पड़ेगा। ऐसी चीज़ नहीं है वो जिसको आपने ऑनलाइन ही खरीद लिया और ऑनलाइन ही कंज्यूम भी कर दिया, है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो है नहीं है, लाओगे इससे घर बनाओगे,
ऐसी चीज़ें हार्डवेयर स्टोर से मिलती हैं और इनको आप टच भी कर सकते हो। तो ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनीज वो कंपनियां हैं जो आज भी ऑनलाइन जिनकी परचेज आप कर नहीं सकते हो जहां से जाकर के, या वो कंपनियां हैं जिस पे ऐसा सामान मिल सकता है जिसको आप ऑनलाइन कंज्यूम नहीं कर सकते हो। आपके मोहल्ले की सब दुकानें हैं ना, वो है ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस। आपके मोहल्ले में कोई गिफ्ट शॉप है, कोई हार्डवेयर शॉप है, कोई भी इस तरह का टॉय शॉप है, वो सब के सब ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनी है। समझ गए? ऑफलाइन स्टोर्स दैट डू नॉट डील इन टेक्नोलॉजी, द प्रोडक्ट्स ऑफ विच यू कैन नॉट जो है कंज्यूम ऑनलाइन, आपको ऑफलाइन ही कंज्यूम करना है। ब्रिक एंड मॉर्टर कंपनियां। चलो, द गवर्नमेंट कैंसल्ड इट्स ऑर्डर अलाउइंग द डिलीवरी ऑफ नॉन एसेंशियल आइटम्स बाय ई कॉमर्स इंडस्ट्री टू अवॉइड डैमेजिंग ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस। सरकार ने कैंसिल कर दिया इसके ऑर्डर जो अलाउ कर रहा था डिलीवरी को नॉन एसेंशियल आइटम्स की ई कॉमर्स इंडस्ट्री के द्वारा, रोकने के लिए डैमेज ब्रिक एंड मॉर्टर बिजनेसेस को। ई कॉमर्स जो है वो ब्रिक एंड मॉर्टर के बिल्कुल उल्टा है। आप ऑनलाइन ही खरीदो और आधी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप ऑनलाइन ही कंज्यूम कर सकते हो। ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर आपको लेने भी नहीं जाना पड़ता, घर पे डिलीवरी हो जाती है। इसमें मैं ऐसे भी जोड़ सकता हूँ, अ सेंस ऑफ इक्वालिटी प्रिवेल्ड विद दिस ऑर्डर। एक इक्वालिटी का सेंस लास्ट में प्रिवेल हुआ, उसकी जीत हुई इस ऑर्डर के साथ में, है ना। समानता का जो है सेंस जो प्रिवेल हुआ। चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट वर्ड की तरफ, स्टिग्मा। स्टिग्मा वर्ड बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड है क्योंकि इसको आप सही तरीके से ना समझ नहीं पा रहे हो। इसका डिक्शनरी मतलब होता है शेम। डिक्शनरी में लिखा होगा किसी को शेम करना है या किसी की जो है आप जो है शर्म होती है ना, उसको स्टिग्मा कहते हैं। लेकिन स्टिग्मा कौन सी चीज़ है? बिना बात की शर्म, है ना। इसका सही अगर मीनिंग निकालना हो ना, ऐसी चीज़ की शर्म जिस पे आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, एक्चुअल में उसको अपने स्टिग्मा बोलते हैं। जैसे मैं आपको बोलूँ ये 10 आदमी है, इसमें से एक को इसने जो है ऐसे पॉइंट आउट किया और इसको एक को अलग कर दिया। अब ये जो काम किया ना इसने, मान लो 10 बच्चे हैं, किसी एक बच्चे को इसने अलग किया टीचर ने, तो ये बच्चे को स्टिग्मेटाइज कर रहा है। इसकी कोई गलती नहीं है या इतनी बड़ी गलती है भी नहीं, अगर है भी तो, कि इसको अलग किया जाए ग्रुप से। तो स्टिग्मा का मतलब ये होता है बिना बात की शर्म, जो नहीं भी आनी चाहिए फिर भी आपको आ रही है किसी चीज़ के ऊपर। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? एक्यूजेशन, डिसऑनर एंड डिस्ग्रेस, है ना। अब देखो किसी बात से भी हो सकती है स्टिग्मा, पर जनरली आप इसको जितने भी सेंटेंसेस में देखोगे ना, वहाँ पे उस आदमी की गलती नहीं होती है, फिर भी उसको स्टिग्मा मिल रही होती है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे यूज़ करते हैं। Women in this country are still afraid of social stigma that comes with a divorce। हमारे देश की औरतें आज भी बहुत डरती हैं सोशल स्टिग्मा से, सामाजिक शर्म से, जो डिवोर्स के बाद में आती है। किसी को डिवोर्स लेना हो, डिवोर्स लेने की ज़रूरत भी हो, उसके बाद भी वो नहीं लेगी क्योंकि उसको समाज से जो ना स्टिग्मा लगती है, बहुत उसको डर लगता है समाज की सोशल स्टिग्मा का। समझ गए? गलती नहीं है इसकी यहाँ पे, पर ऐसा एक्यूजेशन, ऐसी शर्म है जो समाज हमको देता है, तो सोशल स्टिग्मा। पीपल शुड नॉट बी स्टिग्मेटाइज ऑन द बेसिस ऑफ रेस। लोगों को उनकी रेस के हिसाब से, नस्ल के हिसाब से स्टिग्मेटाइज नहीं किया जाना। कोई काला दिख जाए तो है नहीं एक कालू, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, चाहे अफ्रीकन हो वो, उसका कलर ऐसा है, उसको स्टिग्मेटाइज नहीं करना चाहिए। सिंगल मदर्स ऑफन फील दैट दे आर स्टिग्मेटाइज बाय सोसाइटी। अकेली माएँ अक्सर ऐसा फील करती हैं कि सोसाइटी के द्वारा उनको स्टिग्मेटाइज किया जाता है, उनको जो है आरोप लगाए जाते हैं, एक्यूज़ किया जाता है, उनको जो है शर्मसार किया जाता है। समझ गए? हमेशा इसको ऐसे यूज़ करें जहाँ पे शर्म करने की ज़रूरत ना हो या किसी को एक्यूज़ करने की ज़रूरत ना हो, वहाँ पे आप किसी को स्टिग्मेटाइज करें या स्टिग्मा को फील करें। चलो 10 वर्ड हो गए मेरे ख्याल, हो गए ना। इन्हीं के साथ अपने लेक्चर को पूरा करेंगे आज के। ज़रूर मुझे बताना 10 में से कितने वर्ड्स जो है ना आपको याद थे। नोट्स बनाए होंगे उन सब लड़कों को तो याद है, जिन्होंने नहीं बनाए वो बताना मुझे 10 में से कितने वर्ड्स आपने ऑलरेडी या तो नोट्स बनाए थे या याद थे, है ना। जरूर से कमेंट सेक्शन में बताएं। कोई अगर क्वेरी डाउट्स रह गए हों पूरे के पूरे लेक्चर के अंदर, मुलाकात लूँगा कल सुबह के एडिटोरियल के साथ। आज सुबह जो है एडजेक्टिव की वीडियो हमने अपलोड की है, सबके लिए ओपन कर दी है मैंने, मेंबर्स के लिए थी पहले। आज एडजेक्टिव चैप्टर अपना पूरा हो गया है, 3 पार्ट्स इसके आ चुके हैं। तीनों पार्ट्स को देख करके, संडे का फ़ायदा उठाएं, तीनों पार्ट्स को देख करके एडजेक्टिव अपना चैप्टर ना हमेशा के लिए उसको पूरा करें। इजाज़त दें मुझे अगली ऑडियो तक के लिए, वीडियो तक के लिए। साइनिंग आउट।